हेलो एवरीवन। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोग सीएसएस स्टार्ट कर दिए थे, राइट? और सीएसएस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे वहां पे, कितने टाइप के सीएसएस हमारे पास होते हैं। ठीक, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्या हम लोग सीएसएस में स्टार्ट किए थे। तो सीएसएस क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट, राइट? तो ये भी एक टाइप का क्या है, हमारे पास लैंग्वेज है। जैसे एचटीएमएल हमारे पास लैंग्वेज था। और क्या हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था कि सीएसएस को हम लोग यूज क्यों करते हैं। सीएसएस को हम लोग यूज करते हैं स्टाइलिंग करने के लिए, राइट? स्टाइलिंग पर्पस के लिए हम लोग सीएसएस और उसके एलिमेंट्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अपने एचटीएमएल के फाइल में हम लोग सीएसएस कितने तरीके से ऐड कर सकते थे? तीन तरीके से: एक्सटर्नल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस, राइट? तो ये तीनों तरीका को मैंने इंप्लीमेंट करना बता दिया था, राइट? इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सीएसएस सिलेक्टर्स के बारे में क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, राइट? अब सीएसएस सिलेक्टर्स होते क्या है? देखो, जो हमारे पास सीएसएस लैंग्वेज है, राइट, वो बहुत सारे सिलेक्टर्स को क्या करता है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं बहुत सारे वहां पे आप क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं, जिसके मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने एचटीएमएल फाइल में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और उसको बेटर कर सकते हैं, राइट? ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप सीएसएस सिलेक्टर का यूज करके ही ये सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। जो भी हम लोग सीएसएस सिलेक्टर्स में पढ़ेंगे कि इनका यूज क्या होता है, सीएसएस सिलेक्टर्स का क्यों यूज करते हैं, तो जिस पर्पस के लिए हम लोग सीएसएस सिलेक्टर अभी स्टडी करेंगे, राइट, वो काम ऐसा नहीं है कि आप सीएसएस सिलेक्टर के थ्रू ही कर सकते हैं। विदाउट नॉलेज ऑफ सीएसएस सिलेक्टर आप वो चीज कर सकते हैं। ठीक, बट थिंग इज, अब चूंकि ये सीएसएस के अंदर प्रेजेंट है तो बताना जरूरी है, राइट? बट अगर आप चाहें एज योर विश तो आप विदाउट यूजिंग सीएसएस सिलेक्टर ये सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, राइट? जो सीएसएस सिलेक्टर जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग सीएसएस सिलेक्टर्स की बात करते हैं तो सीएसएस सिलेक्टर हमारे पास चार टाइप के होते हैं। एक होता है क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, राइट, और फिर होता है हमारे पास एस्ट्रिक सिलेक्टर। ये चार टाइप के हमारे पास सीएसएस सिलेक्टर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अच्छा, इसमें खास बात क्या होता है कि अगर हम लोग देखें ना तो ये जो पहले के तीन है, राइट, क्लास सिलेक्टर, पहले के जो तीन है हमारे पास क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर और एट्रीब्यूट सिलेक्टर, राइट, ये तीनों लगभग सिमिलर है। वही, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक, अब तीनों का मतलब सेम पर्पस है। जो आईडी सिलेक्टर का पर्पस होगा वही क्लास सिलेक्टर का पर्पस है, वही एट्रीब्यूट सिलेक्टर का पर्पस है। कहीं कहीं कुछ लोग बोल देते हैं कि मतलब डिफरेंसेस निकालने लगते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक, क्लियर? तो ये जो पहले के तीन सिलेक्टर्स हमारे पास, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर और एट्रीब्यूट सिलेक्टर, ये तीनों सिलेक्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली हमारे पास सिमिलर टाइप के होते हैं। क्लियर? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? एस्ट्रिक सिलेक्टर थोड़ा सा क्या होता है, इन तीनों सिलेक्टर से क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। बाकी जो ऊपर के तीन सिलेक्टर वो क्या होता है, सिमिलर टाइप के होते हैं। ठीक, अब सिलेक्ट इन सिलेक्टर्स का यूज क्या होता है वो हम लोग क्या होते हैं यहाँ पे स्टडी करते हैं इसके बारे में। ठीक, तो उसके लिए सपोज हम लोग क्या करते हैं, एचटीएमएल फाइल क्रिएट करते हैं सबसे पहले, राइट? तो हम लोग फाइल सेक्शन में जाएंगे, फाइल क्रिएट करता है, राइट? सपोज m.html में नाम डाल देता हूँ। ठीक, लेट्स क्रिएट दिस फाइल। इसको हम लोग डेस्कटॉप पे क्रिएट करते हैं, राइट? सेम चीज हम लोग एक सीएसएस फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं, राइट, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो m.css नाम डाल देते हैं, इसको भी हम लोग डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो फाइल्स हमने क्रिएट करते हैं, एक एचटीएमएल फाइल क्रिएट किया और एक हमने सीएसएस फाइल क्रिएट किया। ठीक, एक्सटर्नल सीएसएस में मैं ये सब बता चुका हूँ, राइट? अगर हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस सब मतलब जो पिछला लेक्चर देखे होंगे उनको डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करने वाले हैं। ठीक, तो लेट्स राइट कोई एचटीएमएल फाइल में हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं एचटीएमएल का। तो अगर किसी को कुछ याद हो थोड़ा भी तो हम लोग क्या कैसे स्टार्ट करते हैं, डॉक टाइप एचटीएमएल, राइट? फिर उसके बाद एचटीएमएल टैग हम लोग डालते थे। किसी को प्रेफरेंस देना है लैंग्वेज का तो हम लोग लैंग्वेज दे सकते हैं, बट कोई ऐसा जरूरी नहीं है डालना, राइट? फिर एचटीएमएल टैग के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट्स होते थे, राइट? कौन कौन से दो एलिमेंट होते थे? एक होता था हमारे पास हेड एलिमेंट, राइट, एंड दूसरा होता था हमारे पास बॉडी एलिमेंट। बॉडी एलिमेंट में हम लोग एक्चुअल कोड लिखते थे, हेड एलिमेंट में हम लोग वेबसाइट की प्रॉपर्टीज डालते थे, लाइक मेटा। मेटा क्या होता था ये, अगर किसी को याद है तो, मेटा कैट सेट हम लोग यहाँ पे क्या बताते थे, हम लोग ये बताते थे कि हम लोग कौन सा यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं,
सेट यूज कर रहे हैं कैरेक्टर का, जिसके थ्रू आप ये पूरा का पूरा कोड लिख पा रहे हो, राइट। फिर हम लोग यहाँ पे टाइटल एलिमेंट यूज करते थे। टाइटल एलिमेंट क्या होता था, हमारी वेबसाइट को बेसिक टाइटल देता था। सपोज मैं टाइटल डालता माय वेबसाइट, राइट, ये मैंने टाइटल डाल दिया। ठीक। एक्सटर्नल सीएसएस के लिए हम लोग कैसे अप्लाई करते थे, लिंक, राइट। डिफॉल्ट एलिमेंट लिंक होता था, उसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या डालते थे, रिलेशन डालते थे। रिलेशन क्या होता था हमारे पास, स्टाइल शीट, राइट। एंड देन उसके बाद हम लोग लिंक डालते थे उसका। ठीक, तो यहाँ डॉट स्लैश एम डॉट सी एस एस डालेंगे। अच्छा, किसी को लगा कि मैं डायरेक्टली डॉट स्लैश एम डॉट सी एस एस क्यों लिख रहा हूँ, तो क्योंकि मैंने सी एस एस की फाइल जो क्रिएट की और एच टी एम एल की फाइल जो क्रिएट की, दोनों को डेस्कटॉप में मतलब सेव किया, राइट। तो हमारा जो मेन फाइल है एच टी एम एल का, वो कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे। जो हमने सी एस एस फाइल क्रिएट किया है वो कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे। तो सेम डायरेक्टरी में है दोनों फाइल्स, राइट। तो सिंपली हम लोग को अगर सेम डायरेक्टरी फाइल को एक्सेस करना होता तो हम लोग रिलेटिव फाइल पाथ के थ्रू कैसे एक्सेस करते थे, एक सेकंड, रिलेटिव फाइल पाथ के थ्रू हम लोग कैसे इसको एक्सेस करते थे, डॉट स्लैश एम डॉट सी एस एस के थ्रू, राइट, क्लियर। फिर अब इस एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्लोज कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे लिंक जनरेट कर दिया, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ कोड लिखते हैं यहाँ पे बॉडी एलिमेंट के अंदर। तो लेट्स राइट सपोज h1, मैंने यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, सपोज माय वाइफ, राइट। ठीक, फिर मैं एक h2 कोड लिखता हूँ। वहाँ क्या लिखता हूँ मैं, माय लाइफ, राइट। फिर बहुत नॉर्मल सा चीज लिखा हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज मैंने लिखा है इसमें। ठीक, h3 कोड लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ क्या, माय नाइफ, राइट। मान लो ये मैंने 3 चीज लिखा है। ठीक, एक काम करता हूँ, इसको भी H2 पे ही रहता हूँ, इसको भी क्या करता है, H2 ही रखता हूँ, right? इसको भी मैं H2 ही रखता हूँ। ये मैंने यहाँ पे सपोज ये कोड लिख दिया है, राइट। और भी बहुत सारी चीजें हम लोग लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं ना, मतलब कंटेंट ही आपको लिखना है तो कुछ भी लिख सकते हो, कंटेंट ही लिख दो लो। ये जस्ट एग्जांपल पर्पस के लिए है। ठीक? ये मैंने कुछ सॉर्ट ऑफ कोड लिखा है, राइट। अब सबको पता है, जो लोग एचटीएमएल का लेक्चर्स देखे उनको पता है कि क्या आएगा इसमें। सारी चीजें बोल्ड में आएंगी। सबसे मेन हेडिंग होगा माय वाइफ, राइट। मेन हेडिंग होगा माय वाइफ, और बाकी ये सब हेडिंग्स में आएंगे, राइट। बाकी क्या होंगे हमारे पास, सब हेडिंग्स में आएंगे, क्लियर। अब क्या करते हैं हम लोग, लेट्स गो टू सीएसएस पार्ट, राइट। मैं क्या यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज H2, और H2 में सबका कलर सपोज मैं लिख देता हूँ क्या, सबका कलर मैं एज्यूम करता हूँ कि सारा जो H2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं ब्लू, उनको मैं एज्यूम करता हूँ। तो उससे होगा क्या यहाँ पे, कि यहाँ पे मैंने H2 के अंदर जितना भी कंटेंट लिखा है, ये 3 लाइन H2 को रिप्रेजेंट करेगी, ये 3 लाइन H2 टैग के अंदर है, राइट। तो जो टोटल कंटेंट हमारे पास H2 की, वो क्या होगा हमारे पास, ब्लू कलर से लिखा आएगा, राइट। ब्लू कलर से लिखा मिलेगा, राइट। तो ये जो पूरा का पूरा कंटेंट होगा, वो क्या होगा हमारे पास, ब्लू कलर में होगा। इतना तो क्लियर है। तो अगर सपोज इसको मैं अभी रन करता हूँ, राइट, लेट्स सेव दिस, राइट। एंड हम लोग सपोज इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, राइट। तो ये एम फाइल था, ये मैंने रन किया, तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें क्या है हमारे पास, ब्लू कलर में। ठीक, अब किसी का मान लो मन आया, किसी का मन में क्या आया, किसी का मन में आया कि मेरे को ये सारे एच एलिमेंट ब्लू कलर में नहीं चाहिए, मेरे को जो ये वाला एच एलिमेंट है, माई लाइफ वाला पार्ट जो है, उसको मेरे को येलो कलर में करना है। तो उसको मैं उसके लिए, अब देखो डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या यूज किया हूँ, डायरेक्टली मैंने H2 लिख दिया, राइट। तो ये सारा एलिमेंट को क्या कर दिया, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दिया। बट अगर मेरे को चाहिए कि ये वाला पार्ट सिर्फ क्या हो हमारे पास, येलो कलर में है, उसके लिए क्या कर सकता हूँ, उसके लिए एक तरीका क्या है हमारे पास, इनलाइन सीएसएस आप यूज कर सकते हैं। इनलाइन सीएसएस के थ्रू कर सकते हैं, स्टाइल इक्वल्स टू कलर, और वहां पे आप कर दीजिए येलो, राइट। ऐसे कर देंगे तब भी क्या होगा, ये वाला जो पार्ट आएगा ये हमारे पास येलो कलर में आ जाएगा, राइट। देख सकते हैं ये वाला पार्ट येलो कलर में आ गया। एक काम करता हूँ, अभी आपको क्लियर दिखेगा नहीं, तो इसलिए इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड में ब्लैक कर देता हूँ, HTML बैकग्राउंड ब्लैक, राइट।
मैं बैकग्राउंड क्या कहते हैं इसका ब्लैक कर दिया। देखो, लेकिन अच्छा इसके ऊपर वाला भी माय वाइफ वाला पार्ट फिर छूट जाएगा। राइट, ब्लैक में ब्लू ही रखते हैं, चलो ना, राइट। तो ओवरऑल जो हमारा फाइनल है वो कुछ इस टाइप से दिख रहा है, राइट, हमारा कंटेंट। अब तो एक तरीका तो है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इनलाइन सीएसएस अप्लाई करते हैं, जिससे हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया, ठीक। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर सपोज यहाँ तो बहुत मैंने छोटा सा कोड लिखा है, अगर आपका जो वेबसाइट आप क्रिएट कर रहे हैं, राइट, वो बहुत लार्ज है, ठीक, उसमें बहुत सारे एच टूज हैं, इनफैक्ट बहुत सारे पैराग्राफ एलिमेंट्स हैं, उस केस में अगर हमको कलर में कुछ चेंजेस करना है, राइट, तो वहां पे बेटर ऑप्शन होता है कि हम लोग सीएसएस सिलेक्टर के थ्रू कर सकते हैं इसको, ठीक। अब सीएसएस सिलेक्टर के थ्रू कैसे कर सकते हैं, अगर सपोज मैं यहाँ पे इनलाइन सीएसएस यूज करने के बजाय क्या यूज करता, सपोज यहाँ पे मैं यूज करता क्या, इनलाइन सीएसएस के बजाय अगर मैं सपोज यहाँ पे यूज करता सिलेक्टर्स, जैसे सपोज मैं क्लास सेलेक्टर को यूज करता, तो क्लास मैंने यहाँ पे सपोज क्लास को नेम कर दिया है, या फिर क्लास इक्वल्स टू कर दिया है, कोई नेम कर दो मेन, राइट, मैंने क्लास का नाम, एक क्लास क्रिएट किया है, एट्रीब्यूट क्या है, क्लास है, और उसका नाम मैंने कर दिया मेन, ठीक। तो अब अगर मैं सपोज इसको क्लास, मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले एच वाले पार्ट में क्लास एट्रीब्यूट यूज किया है, जिसका नाम मैंने क्या लिख दिया है, मेन लिख दिया है, राइट। तो अब इस क्लास की मदद से भी मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर्टिकुलर एच टू एलिमेंट के कंटेंट का कलर चेंज कर सकता हूँ, कैसे, लेट्स सी दिस। मैं यहाँ पे डॉट मेन, ध्यान रखना यहाँ पे कोई स्पेस नहीं देंगे, डॉट के बाद नो स्पेस, राइट, डॉट मेन, और फिर उसके बाद मैं कलर क्या यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा, येलो, राइट, येलो, ओके। मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब क्या होगा कि जो मैंने यहाँ पे कोड यूज किया डॉट मेन, राइट, तो वो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि आपका जो H2 वाला एलिमेंट है, जहां क्लास मेन था, क्लास की जहां वैल्यू मेन थी, राइट, उस पर्टिकुलर टैग के जो कंटेंट प्रेजेंट होगा, उस पर्टिकुलर टैग में जो कंटेंट प्रेजेंट होगा, उसका कलर क्या हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा, राइट। कोई बहुत हाई फाई चीज नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज है, ठीक। एक सेकेंड, राइट, येलो कलर का है ये वाला पार्ट, क्लियर। तो समझ आ रहा है, हम लोग क्लास का यूज क्या करते हैं, क्लास की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टैग में क्लास की मदद से क्या कर सकते हैं, उसके कंटेंट में हम लोग सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका सबसे ज्यादा फायदा अभी तब दिखेगा जब मान लो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, टैग्स प्रेजेंट होंगे, जैसे सपोज मैंने एक पैराग्राफ एलिमेंट भी डाल देता हूँ, राइट, सपोज मैं एक पैराग्राफ एलिमेंट डाल देता हूँ यहाँ पे, कुछ पैराग्राफ हम लोग सपोज यहाँ से ले आते हैं वेबसाइट से, राइट। सपोज मैं कुछ पैराग्राफ यहाँ से ले आता हूँ, पैराग्राफ कहाँ है हमारे पास, कहाँ से मिलेगा, जैसे सचिन सर की बात करते थे ना, सचिन सर का ही पैराग्राफ उठा लेते हैं, राइट। विकिपीडिया डोनेशन के लिए, हाँ अगर कोई बात नहीं, राइट। तो मैंने इस यहाँ से कॉपी कंटेंट किया, फिर उसके बाद मैं पैराग्राफ एलिमेंट में ये चीज पेस्ट कर देता हूँ, राइट। मैंने ये पूरा का पूरा चीज पैराग्राफ एलिमेंट में क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक। और सिंपली बहुत सारे पैराग्राफ्स में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत सारे और भी बहुत सारे पैराग्राफ एलिमेंट में ऐड कर देता हूँ, H2 मैंने ऐड कर दिया, पैराग्राफ एलिमेंट ऐड कर दिया, राइट। आप डिफरेंट डिफरेंट टैग्स इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक। मेन पर्पस यहाँ पे यही है कि आपको ये बताना कि सिलेक्टर्स का इंपॉर्टेंस क्यों आता है, सीएसएस सिलेक्टर्स क्यों हम लोग यूज करते हैं। जैसे सपोज मैं दूसरा पैराग्राफ भी क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, सब ज्यादा नहीं करता, मान लो यहाँ तक कॉपी करता हूँ, राइट, कॉपी किया कुछ, यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया, राइट। तो मैंने दूसरा पैराग्राफ भी क्या कह दिया,
कॉपी करके पेस्ट कर दिया, राइट। तो 2 पैराग्राफ एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक। अब मैं इसे सेव करूंगा तो सीन क्या होगा, इफ आई वुड ओपन दिस तो कुछ, अच्छा सॉरी, ब्लैक बैकग्राउंड इसलिए कुछ दिखेगा नहीं, तो इसलिए उसका कलर को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो लेट्स चेंज पैराग्राफ एलिमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर, राइट। पैराग्राफ एलिमेंट के लिए ब्लू सही रहेगा, राइट। सेव कर लेते हैं एंड देन रन दिस, ओके। तो ये चीजें हमको कुछ दिख रहा है इस टाइप से, जो हमने पैराग्राफ सेलेक्ट किया वो यहाँ पे इस टाइप से हमें दिख रहा है, क्लियर। अच्छा, यहाँ सवाल ये आता है कि अब सीएसएस सिलेक्टर का यहाँ पे यूज कैसे करेंगे। जैसे सपोज मैंने क्लास का यूज किया, सपोज इस पैराग्राफ एलिमेंट में भी मैं एक एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूँ क्लास, और उसकी वैल्यू क्या रखता हूँ मैं, मेन ही रखता हूँ, राइट। उसकी वैल्यू क्या करता हूँ मैं, मेन ही रखता हूँ। तब सीन क्या होगा हमारे पास, सीन क्या होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने मेन जो मेन क्लास का जो एलिमेंट था, राइट, क्लास की जो वैल्यू थी मेन, उसका यूज किया था, और वहां पे क्या स्पेसिफाई किया था, टेक्स्ट कलर क्या हो जाए, येलो हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है, स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जहां जहां क्लास की वैल्यू मेन होगी ना, उस हर मतलब उस मतलब जहां जहां क्लास की वैल्यू मेन होगी, वहां पे जो भी कंटेंट प्रेजेंट होगा उसका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द टैग। आप H2 यूज कर रहे हो, आप पैराग्राफ एलिमेंट यूज कर रहे हो, आप एंकर एलिमेंट यूज कर रहे हो, कोई भी एलिमेंट यूज करो, अगर उस पर्टिकुलर एलिमेंट में क्लास की वैल्यू मेन है, राइट, तो वहां पे उसके टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा हमारे पास, येलो हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे दो जगह है, एक इस वाले H2 के केस में देख सकते हैं, क्लास हमने डिफाइन किया, उसकी वैल्यू क्या रखी है, मेन रखी है, और एक इस पैराग्राफ एलिमेंट में हम लोग देख सकते हैं क्लास की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या किया, मेन डिफाइन किया। तो दो जगह हमने सेम वैल्यू क्लास की क्या की, डिफाइन की, कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग वी कैन डिफाइन एनीथिंग, क्लास की वैल्यू कोई भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस समझ आएगा कि अगर कोई बंदा होगा, उसको H2 के कंटेंट को येलो कलर में राइट करना है, और पैराग्राफ एलिमेंट यहाँ पे जो हम लोग ने सिलेक्ट किया उसको येलो कलर में राइट करना है, राइट। तो वो सेम क्लास की वैल्यू से क्या कर सकता है, डायरेक्टली क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, राइट। तो इफ आई रन दिस, यू विल सी, यहाँ देख सकते हैं ये दो वैल्यू क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास, येलो कलर की होगी, राइट। तो समझ आए। तो ये एक बेसिक हमारे पास क्या है, यूज होता है क्लास एलिमेंट का, क्लास एट्रीब्यूट का, राइट। तो सीएसएस सिलेक्टर में आप क्लास सिलेक्टर जो है उसकी मदद से क्या कर सकते हैं, समझ आ रहा है यूज क्या है इसका। इसका यूज ये होता है कि आपके आपने कोई वेबसाइट क्रिएट किया है, राइट। आप वेबसाइट में डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट कलर्स यूज कर रहे हो, तो हो सकता है कि कुछ एलिमेंट का कलर आपको येलो रखना है, तो जिन जिन एलिमेंट का आपको कलर येलो रखना है, वेदर वो H2 में प्रेजेंट है, वेदर वो H1 में प्रेजेंट है, वेदर वो पैराग्राफ एलिमेंट में प्रेजेंट, कहीं पे भी वो प्रेजेंट है, तो आप क्या करो, सिंपली उसके ओपनिंग टैग में क्या करो, एक क्लास एट्रीब्यूट डिफाइन करो, और वहां पे सबकी वैल्यू क्या कर दो, सेम कर दो। जैसे मेरे को यहाँ पे H2 की कंटेंट को येलो में रखना था, और इस वाले पैराग्राफ एलिमेंट के वैल्यू को क्या करना था, मेरे को येलो में रखना था, तो मैंने क्या किया, दोनों जगह सेम क्लास की वैल्यू डिफाइन कर दी, और एक बार वहां पे डायरेक्टली CSS लैंग्वेज में जाके मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया कि जहां जहां क्लास की वैल्यू मेन है, उस पॉइंट पे जाके आप कलर क्या कर दीजिए, येलो कर, तो डायरेक्टली हर जगह जहां पे आपने क्लास को डिफाइन किया है, वहां पे जो कंटेंट की वैल्यू होगी वो येलो कलर की हो जाएगी, राइट। मेरा थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, तो एक मिनट को मैं, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर यूज होता है सीएसएस सिलेक्टर का, राइट। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे ये भी था कि विदाउट सीएसएस सिलेक्टर हम लोग ऐसा कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। अगर हमको इन दोनों जगह वैल्यू क्या रखना था, हमको येलो करना था, कंटेंट की वैल्यू येलो करना था, तो मैंने क्या बताया था, सिंपली क्या करो, इनलाइन सीएसएस यूज कर लो इधर, तो स्टाइल इक्वल्स टू कलर येलो, राइट। ऐसा कर सकते थे। सेम चीज यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे, एक सेकंड, सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी पेस्ट कर देते, तब भी हमारा काम हो जाता, विदाउट द यूज ऑफ सीएसएस सिलेक्टर तब भी हमारे पास काम हो जाता। बट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, इंपॉर्टेंट बात हमारे पास यहाँ पे ये है कि देखो, काम हो गया ना। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात ये है कि वही बात है कि वेबसाइट
थोड़े छोटे-मोटे कोड से तो बनता नहीं। वेबसाइट जब आप क्रिएट करते हो तो बहुत सारे कंटेंट आप वहाँ पे डालते हो। तो बहुत बहुत सारे कंटेंट डालते हो तो बार-बार आप इनलाइन सीएसएस यूज़ करोगे। उससे अच्छा है कि हर जगह आप एक क्लास डिफाइन कर दो। मतलब जिन-जिन जगह आपको सेम कलर चाहिए या फिर सेम कोई पर्टिकुलर सीएसएस का इफेक्ट चाहिए, तो वहाँ पे सेम क्लास डिफाइन कर दो और फिर उसको आप एक्सटर्नल सीएसएस की मदद से क्या कर सकते हैं, वहां पे उस क्लास की वैल्यू को क्या करके, मतलब उस क्लास की वैल्यू की मदद से हर जगह वहां पे क्या कर सकते हैं, सेम इफेक्ट डाल सकते हैं, राइट। तो ये बेटर रास्ता है। देखो, काम दोनों में सेम है। आप इनलाइन सीएसएस लिखो तब भी आपको हर जगह हर टैग में आपको लिखना पड़ेगा। आप क्लास भी डिफाइन करें तो हर टैग में सेम क्लास की वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स। बेटर ये होता है कि जब आप सीएसएस की इफेक्ट करते हो तो मोस्ट रिकमेंडेबल ये होता है कि जब आप सीएसएस फाइल क्रिएट कर रहे हो, अलग से सीएसएस फाइल क्यों क्रिएट कर रहे हो, सीएसएस को कोड लिखने के लिए, राइट। तो बेटर ये होता है कि आप क्लास सीएसएस सेलेक्टर का यूज करो, जिससे क्या होगा कि सीएसएस की फाइल में जब आप सीएसएस का कोड लिखोगे तो वहां पे आसानी होगा तो सारा कोड को देखने में। आप एचटीएमएल में कहीं सीएसएस का यूज कर रहे हो, फिर आप सीएसएस का अलग फाइल बना रहे हो, दोनों में क्या होता है कि जो सामने वाला रीडर होगा, जो बाद में आपकी वेबसाइट को मतलब देखेगा, हैंडल करेगा, टेक्निकल स्टाफ देखेगा, तो उसको बहुत दिक्कत होगा, राइट। एक जगह सारे सीएसएस के कोड रहेंगे, एक जगह सारे एचटीएमएल के कोड रहेंगे, वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि बाद में चेंजेस अगर कुछ करने होंगे तो डायरेक्टली सीएसएस के फाइल में जाओ, वहां पे चेंजेस कर दो, तो आपको एचटीएमएल के फाइल में क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। तो बेटर ऑप्शन क्या होता है, सीएसएस सिलेक्टर को यूज करना। तो ये हमारा एग्जांपल था क्लास सिलेक्टर का। सेम काम करता है हमारे पास क्या, आईडी सिलेक्टर भी, जो हम लोग वहां पे पढ़े थे, आईडी सिलेक्टर भी सेम काम करता है। वहां पे सिंपली एट्रीब्यूट क्लास की जगह क्या हो जाएगा, आईडी हो जाएगा। तो आईडी इक्वल्स टू, हम लोग सपोज लिख देते हैं मेन, राइट। और यहाँ पे भी आईडी इक्वल्स टू हम लोग क्या कर देते हैं, आईडी इक्वल्स, एक सेकंड, आईडी इक्वल्स टू मैं क्या कर देता हूँ, मेन कर देता हूँ, ठीक, राइट। सपोज एक और जगह मैं यहाँ पे आईडी डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे आईडी इक्वल्स मेन, राइट। तो अब ये क्या है, ये कौन सा सिलेक्टर हमारे पास, आईडी सिलेक्टर है, राइट। तो यहाँ पे आईडी का कोड, हम लोग आईडी के कोड के लिए क्या होता है, सीएसएस के कोड जब भी लिखेंगे तो वहां पे डॉट और सीएसएस की वैल्यू, आईडी के केस में सब कुछ सेम रहेगा, बस डॉट की जगह क्या कर दो, हैश, राइट। डॉट की जगह क्या यूज कर दो, हैश यूज कर दो, ओके। एंड देन सेव दिस। तो होगा क्या, जहां जहां आपकी आईडी की वैल्यू मेन है उस जगह ये इफेक्ट सीएसएस का आ जाएगा। क्या आएगा कि यहाँ जहां जहां आपकी आईडी की वैल्यू मेन है, वहां वहां जो कंटेंट है आपका वो येलो कलर का आएगा, राइट। तो लेट्स सेव दिस, लेट्स सेव दिस, ओके। तो अब इसको हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा जहां जहां हमने आईडी मेन रखा था, वहां वहां आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक। कुछ लोग कहते हैं कि जो आईडी सिलेक्टर है, राइट, मतलब बहुत लोग डिफरेंस बताते हैं आईडी और क्लास में। तो उसमें वो लोग बोलते हैं कि आईडी सिलेक्टर क्या होता है कि आप एक ही एलिमेंट के लिए यूज कर सकते हो पूरे एचटीएमएल के फाइल में, राइट, जो कि गलत है। वो मैंने अभी आपको प्रूव कर दिया कि जो आईडी सिलेक्टर है हमारे पास, हम लोग एक ही एचटीएमएल फाइल में सेम आईडी की वैल्यू क्या कर रहे हैं, तीन जगह यूज कर रहे हैं, दो एच टूज में यूज कर रहे हैं और एक पैराग्राफ एलिमेंट में यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये जो बात है कि आप आईडी जो सिलेक्टर है उसको एक एक एचटीएमएल फाइल में एक ही जगह यूज कर सकते हो, वो गलत स्टेटमेंट है, राइट। तो आईडी और क्लास में कोई डिफरेंस है सिंटेक्स के सिवाय, कोई डिफरेंस नहीं है। क्लास की तरह जैसे आप क्लास को डिफाइन करते हो वैसे आप आईडी को डिफाइन करते हो, राइट। एज इट इज सेम, ठीक। सेम कॉन्सेप्ट आपका आता है हमारे पास एट्रीब्यूट का। अच्छा, एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे ये आप यहाँ लिखो ना आईडी, आईडी भी एक एट्रीब्यूट ही है। बहुत टाइप के एट्रीब्यूट्स हम लोग पढ़ चुके हैं ना, सोर्स पढ़ा, इमेज एलिमेंट याद करो, जब इमेज एलिमेंट हम लोग लिखते थे तो क्या लिखते थे यहाँ पे, अगर हम लोग सपोज कोई इमेज एलिमेंट यहाँ पे पेस्ट करेंगे, राइट, इमेज, फिर उसके बाद हम लोग सोर्स लिखते थे ना, तो ये सोर्स जो लिख रहे हैं डॉट स्लैश, बहुत सारे आपको इमेज मिल जाएंगे, लीड कोड का मिल जाए, राइट। तो ये इमेज एलिमेंट हम यहाँ यूज कर रहे हैं ना, तो ये सोर्स भी क्या है, एक एट्रीब्यूट है। मतलब आप कोई भी पर्टिकुलर टैग के आगे कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड करते हो, वो क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट्स कहलाता है। जैसे यहाँ पे मैंने एच एलिमेंट के आगे आईडी एट्रीब्यूट यूज किया है, वहां इससे पहले मैंने क्या यूज किया था, क्लास यूज किया था, तो क्लास भी क्या एक एट्रीब्यूट है। आप ड्रैगेबल एट्रीब्यूट भी यूज कर चुके हो, राइट। तो जो आप एलिमेंट के आगे कुछ पर्टिकुलर टर्म्स यूज करते हो, कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज यूज करते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं, राइट।
तो सोर्स, एचरेफ, ये सारी चीजें क्या कहलाती है? एट्रीब्यूट कहलाती है। तो एक और टाइप का हमारे पास सिलेक्टर होता है, वो क्या होता है? एट्रीब्यूट सिलेक्टर। तो जैसे यहाँ पे आईडी मैंने यूज किया है मेन, तो आप एट्रीब्यूट सिलेक्टर भी यूज कर सकते हो। बस एट्रीब्यूट सिलेक्टर में दिक्कत क्या होता है? एट्रीब्यूट सिलेक्शन में दिक्कत ये होता है कि आपको वहां पे इसको डिफाइन करते वक्त जैसे यहाँ पे हम लोग ने सिंपली हैश मीन से डिफाइन कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पे आपको एलिमेंट के बारे में भी बताना पड़ेगा, राइट? एट्रीब्यूट सिलेक्टर को डिफाइन करने के लिए आपको पूरा का पूरा बताना पड़ता है। जैसे सपोज यहाँ पे मेरे पास एक एट्रीब्यूट है एच टू इक्वल्स टू आई डी इक्वल्स टू मेन, राइट? एच टू आई डी इक्वल्स टू मेन एक मैंने एट्रीब्यूट रखा है, राइट? तो यहाँ पे मेरे को अगर इसको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? एच टू है, राइट? फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट आईडी इक्वल्स टू मेन, राइट? और फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे, राइट? सो लेट्स सेव दिस, ओके। अगर हम इसको रन करेंगे तो आपको कुछ हो सकता है चेंजेस मिलेंगे, राइट? तो दो जगह H2 कंटेंट था हमारे पास प्रेजेंट, राइट? यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है? H2 id इक्वल्स टू मेन किया है, राइट? तो इसका मतलब क्या? इस कोड का मतलब क्या? इस कोड का मतलब क्या है कि H2 एलिमेंट में जिधर जिधर आईडी की वैल्यू मेन होगी वहां पे आप कलर क्या कर दीजिए? कंटेंट का येलो कर दीजिए, राइट? तो यहाँ पे दो H2 के एलिमेंट्स आपको यहाँ पे डायरेक्टली देखने को मिल रहे हैं, जहां पे आईडी क्या है? हमारे पास मेन है, राइट? और एक पैराग्राफ एलिमेंट भी है, लेकिन वहां पे कलर चेंज नहीं हुआ है। सिर्फ चेंज किसमें हुआ है? H2 वाले पार्ट में चेंज हुआ है, राइट? तो एट्रीब्यूट सिलेक्टर आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, ठीक? एट्रीब्यूट सिलेक्टर इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। यू हैव टू राइट द एलिमेंट जिसपे राइट द टैग ऑफ द HTML एलिमेंट, राइट? जैसे यहाँ पे मेरे को H2 पे अप्लाई करना था तो H2 मैंने लिखा, फिर उसके बाद जो आपका एट्रीब्यूट आपने यूज किया आईडी इक्वल्स टू में, वो पूरा का पूरा आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखिए, और फिर आप प्रॉपर्टी अप्लाई करिए कि आपको कौन सा CSS इफेक्ट शो करना है, राइट? तो वो क्या हो जाएगा? हमारे पास वहां पे अप्लाई हो जाएगा, राइट? तो ये था हमारे पास एट्रीब्यूट सिलेक्टर, ओके। नेक्स्ट टाइप का हमारे पास सिलेक्टर आता है, दैट इज एस्ट्रिक सिलेक्टर, जो कि डिफरेंट होता है। एस्ट्रिक सिलेक्टर क्या होता है? पूरे के पूरे कोड में वो क्या होता है? हमारे पास रन करता है। एस्ट्रिक सिलेक्टर क्या होता है? हमारे पास पूरा का पूरा कोड में क्या होता है? रन करता है। तो अगर हम लोग सपोज एस्ट्रिक सिलेक्टर अप्लाई करें तो मैं क्या करता हूँ? सारे को हटा देता हूँ, इन सारी चीजों को मैं हटा देता हूँ। एस्ट्रिक सिलेक्टर का खास बात क्या होता है कि पूरे कोड में वो क्या होता है? रन करता है, ऑल ओवर द कोड रन करेगा। तो अगर मैं एस्ट्रिक सपोज कलर सपोज येलो कर देता हूँ, राइट? मैंने क्या कहा था? कलर येलो कर दिया, तो उससे होगा क्या कि पूरा का पूरा जो कोड है, पूरा का पूरा जो हमारा आउटपुट आएगा, वो उसमें कंटेंट, हर एक कंटेंट की वैल्यू क्या होगी? हर एक कंटेंट का कलर क्या आएगा? हमारे पास येलो आएगा, राइट? जस्ट सेव दिस, ओके। अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो पूरा का पूरा कंटेंट का कलर कैसा आएगा? येलो आएगा, राइट? बैकग्राउंड एक सेकंड ब्लैक कर दें, तो बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूँ। सपोज इसमें मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड को भी हटा, बैकग्राउंड ब्लैक, राइट? ओके, सेव दिस एंड अप्लाई, राइट? तो इस टाइप का हमारे पास कुछ सुंदर सा फाइल यहाँ पे क्या हो गया? क्रिएट हो गया, राइट? तो एस्ट्रिक सिलेक्टर समझ आया? अगर आपको पूरे कोड में एक कॉमन चीज अप्लाई करनी है तो आप डायरेक्टली एस्ट्रिक के अंदर लिख दो, वो पूरा का पूरा कोड में कॉमन चीज अप्लाई हो जाएगा, ठीक? खास बात यहाँ पे ये होता है कि एस्ट्रिक आपने यहाँ पे यूज किया है, राइट? तो पूरे कोड में अलाउ होगा, लेकिन अब इसके बाद मैं कुछ चेंजेस कर दूं, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने पास एक आईडी इक्वल्स मेन है ना, सपोज मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिया, क्या? हैश मेन, ये कैसा सिलेक्टर मैं यूज कर रहा हूँ? आईडी सिलेक्टर यूज कर रहा हूँ, राइट? तो हैश मेन कलर सपोज मैं कर देता हूँ यहाँ पे ब्लू, राइट? तो ये क्या इम्प्लाई करता है? जहां जहां आईडी की वैल्यू मेन होगी वहां वहां कंटेंट का कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, राइट? तो होगा क्या कि स्टार्टिंग में एस्ट्रिक की वैल्यू थी तो पूरा कंटेंट येलो कलर का था, ठीक? फिर हैश मेन यूज करके मैंने कलर ब्लू कर दिया, तो ये क्या होगा? फर्दर चेंजेस करेगा इस वेबसाइट में, राइट? राइट? इस वेबसाइट में क्या करेगा? फर्दर चेंजेस करेगा। तो क्या होगा कि पूरा का पूरा कंटेंट येलो रहेगा, लेकिन जहां जहां आईडी की वैल्यू मेन होगी उनका कंटेंट क्या हो जाएगा? कलर ब्लू हो जाएगा, राइट? तो लेट्स रन दिस, तो देखो कंटेंट जहां जहां आईडी की वैल्यू ब्लू थी वो क्या हो गया हमारे पास? सॉरी, जहां जहां आईडी की वैल्यू मेन थी उस सब जगह कंटेंट क्या हो गया हमारे पास? ब्लू कलर का हो गया, राइट? तो ये हमारे पास क्या था? आईडी सिलेक्टर था, ठीक? तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि आपने एस्ट्रिक से पूरे कोड में कोई सर्टन
चीज अप्लाई कर दिया, बट उसको फिर आप फर्दर क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट क्लास सेलेक्टर्स, डिफरेंट आईडी सेलेक्टर्स, राइट। आप उसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक। तो ओवरऑल हमारे पास अगर हम लोग देखें सीएसएस सेलेक्टर के बारे में, तो एक काम करता हूँ, बहुत सारे वेबसाइट्स हो चुके हैं, तो सबको क्लोज करो। राइट। तो यही सारी चीजें हमारे पास थी, तो ये हमारे पास सीएसएस सिलेक्टर्स की कहानी थी, ठीक। तो सीएसएस सिलेक्टर होपफुली आपको समझ आ गया कि सीएसएस सिलेक्टर हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो सीएसएस सिलेक्टर क्लियर है। तो सीएसएस सिलेक्टर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टैग्स में एक कॉमन सीएसएस इफेक्ट अप्लाई करना हो आपको, तो सीएसएस सिलेक्टर की मदद से आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक बार फटाफट हम लोग रिकॉल कर लेते हैं आज क्या क्या देखें। तो सबसे पहले हम लोग का सीएसएस सिलेक्टर क्या था, क्लास सिलेक्टर। इसको अप्लाई करते कैसे, आप क्लास की वैल्यू डिफाइन कर दो किसी भी पर्टिकुलर HTML के टैग में, वेदर जहां पे आपको क्या करना है, ये कोई पर्टिकुलर CSS एलिमेंट आपको अप्लाई करना है, जैसे आपको जहां से मैंने H2s में कराया, मैंने पैराग्राफ एलिमेंट में करके दिखाया, राइट। तो वहां पे आप क्लास की वैल्यू सिंपली डिफाइन कर दो, कुछ भी मैंने मेन डिफाइन किया, आप कोई भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, राइट। इट्स अप टू योर चॉइस। फिर आप डॉट, यहाँ ध्यान रखें इसका सिंटैक्स हमेशा माइंड में ध्यान रखना क्या है, डॉट फिर उसके बाद क्लास की वैल्यू, राइट। कोई स्पेस नहीं होगा बीच में, डॉट मेन, और फिर आपको जो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वो क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आईडी सिलेक्टर है, आईडी सिलेक्टर में क्या कर दो, आईडी इक्वल्स टू कोई वैल्यू डाल दो, यहाँ पे मैंने आईडी की वैल्यू भी मेन डाल दी, ठीक। फिर उसके बाद क्या करो, सिंपली हैश मेन, और जो प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है वो कर दो। तो ये सिंटेक्स हमेशा माइंड में ध्यान रखना है। एट्रीब्यूट सिलेक्टर में क्या करना है, जिस एट्रीब्यूट में आपको अप्लाई, जिस एलिमेंट में आपको अप्लाई करना होता है, राइट, उस एलिमेंट का आप यहाँ पे नेमिंग करो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में पैराग्राफ एलिमेंट में अप्लाई किया है, राइट। तो मैंने पैराग्राफ एलिमेंट लिखा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप एट्रीब्यूट की पूरी मतलब वैल्यू लिखो, ट्रैगेबल इक्वल्स टू ट्रू, राइट। एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखो, और फिर जो आपको सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई करना वो यहाँ पे आप अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट होता है हमारे पास एस्ट्रिक सिलेक्टर। एस्ट्रिक सिलेक्टर की खास बात क्या होती है कि आपको कोई कॉमन चीज पूरे HTML फाइल में, पूरे आपके वेबसाइट में आपको करनी है, तो सिंपली आप एस्ट्रिक सिलेक्टर से वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या कर सकते हो, वो पूरे के पूरे वेबसाइट में वो कॉमन चीज क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो ये था हमारा कहानी सीएसएस सिलेक्टर्स का, क्लियर। होप आज आपको ये चीजें समझ आई होंगी, राइट। तो सीएसएस में हम लोग क्या क्या चीजें सीख चुके हैं अभी तक। सीएसएस बेसिकली क्यों यूज होता है वो समझ गए, किस तरीके से सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं, तीन तरीके से, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस, राइट। फिर उसके बाद हम लोग ने सीएसएस लेटर्स के बारे में पढ़ा, ठीक। आगे हम लोग और सीएसएस की क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज सीखेंगे। तो एक दो लेक्चर में सीएसएस क्या हो जाएगा हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो अभी क्या होगा, सीन क्या होगा, अभी अभी सीन ये होगा कि हम लोग क्या करेंगे, वेब डेवलपमेंट कंप्लीट करेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के पास जाएंगे, क्योंकि अभी प्रोग्रामिंग और दोनों को साथ साथ चलाना ऑब्वियसली बात है, सही डिसीजन नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले पूरा वेब डेवलपमेंट कंप्लीट करेंगे, एंड फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग में आएंगे, ठीक। सेकेंडली, कमेंट सेक्शन में क्या है, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया टेलीग्राम का, तो होपफुली आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहेंगे, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इफ किसी कारणवश अगर कोई ये चैनल डिलीट हो जाता है, राइट, तो आपको फिर बाद में मतलब ऐसे घबराना ना पड़े। आप अगर टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो नया चैनल अगर बना तो आप फटाफट उसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, राइट। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और दूसरी बात, आज बहुत दिन बाद ये लेक्चर मैं पोस्ट करूँ, उसका कारण ये है, देखो, एक तो मैं हूँ आलसी, मैं मानता हूँ मैं बहुत आलसी। दूसरा क्या था कि इधर नासिक चला गया था मैं, पूजा था, राइट। वहां मतलब ये भी सावन चल रहा है ना, तो पूजा था तो नासिक गया हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा लेक्चर लेट हो गया। बट होपफुली अब मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि फ्रीक्वेंटली लेक्चर्स आते रहे, राइट। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी।